हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जर्नल प्रोविजंस रिगार्डिंग बेनिफिट्स। तो इंडस्ट्रियल लॉ में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ठीक है, तो इसमें जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने बात करी थी, हमने डिस्कस किया था अबाउट द बेनिफिट, जिसमें हमने सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट और डिसेबलमेंट बेनिफिट को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे जर्नल प्रोविजंस रिगार्डिंग बेनिफिट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग बेनिफिट्स। ठीक है, तो कुछ प्रोविजंस हैं। जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग बेनिफिट्स आर फर्स्ट वन। तो अगर हम ईएसआई एक्ट की बात कर रहे हैं और उसमें कुछ जो हमें बेनिफिट्स जो इंश्योर्ड पर्सन अवेल करता है, तो उसको अवेल करने के लिए बेनिफिट्स को कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो बनाए गए हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हम जो भी बेनिफिट्स हैं उनको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी इंश्योर्ड पर्सन है वो जो रूल्स हैं उनके हिसाब से वो उन बेनिफिट्स को गेन कर सकता है। ठीक है, तो क्या है जर्नल प्रोविजंस रिगार्डिंग बेनिफिट्स? फर्स्ट वन है बेनिफिट नॉट असाइनेबल। बेनिफिट्स नॉट असाइनेबल, सेक्शन 60 सबसेक्शन 1। ठीक है, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट टू रिसीव बेनिफिट इज नॉट ट्रांसफरेबल और असाइनेबल। ठीक है, तो जो बेनिफिट है का जो राइट है उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, असाइन नहीं कर सकते। तो पहला प्रोविज़न यही है, बेनिफिट नॉट असाइनेबल, द राइट टू रिसीव बेनिफिट इज़ नॉट ट्रांसफरेबल और असाइनेबल। सेकंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो सेकंड प्रोविज़न है वो है कैश बेनिफिट नॉट अटैचेबल। कैश बेनिफिट नॉट अटैचेबल, सेक्शन 60 सबसेक्शन 2। ठीक है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नो कैश बेनिफिट पेएबल शैल बी लाइबल टू अटैचमेंट और सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट। ठीक है, तो कैश बेनिफिट नॉट अटैचेबल अंडर ईएसआई बेनिफिट्स सेक्शन 60 कवर करता है। थर्ड बात कर रहे हैं बार नो रिसीविंग बेनिफिट अंडर अदर लॉ। बार ऑन रिसीविंग्स बेनिफिट्स अंडर अदर लॉ। ओके, सेक्शन 61। Here we are discussing a person receiving benefit under this act shall not be entitled to benefit admissible under any other enactment। ठीक है, अगर उसने इन ईएसआई के अंडर बेनिफिट्स को अवेल कर लिया है तो वो किसी दूसरे प्रोविजंस के अकॉर्डिंग किसी दूसरे एक्ट में या फिर किसी दूसरे बेनिफिट्स को अवेल नहीं कर सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अ पर्सन रिसीविंग बेनिफिट अंडर दिस एक्ट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू बेनिफिट्स एडमिसिबल अंडर एनी अदर इनैक्टमेंट। ठीक है, तो वो किसी दूसरे एक्ट के अकॉर्डिंग बेनिफिट्स को अवेल नहीं कर सकता है। तो ये थर्ड प्रोविज़न है। फोर्थ नंबर पे हम बात कर रहे हैं कैश बेनिफिट नॉट कम्यूटेबल। कैश बेनिफिट नॉट कम्यूटेबल। ठीक है, सेक्शन 62। No person shall be entitled to commute a lump sum any periodical payment payable under the act. Okay,
तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू कम्यूट द लमसम एनी पीरियोडिकल पेमेंट पेएबल अंडर द एक्ट, कैश बेनिफिट नॉट कम्यूटेबल। फिफ्थ नंबर पे हम बात कर रहे हैं पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू बेनिफिट इन सर्टेन केसेस। पर्सन not entitled to benefits in certain cases, सेक्शन 63 कवर करता है। नो पर्सन इज एंटाइटल्ड टू सिकनेस बेनिफिट और मैटरनिटी बेनिफिट और डिसेबलमेंट बेनिफिट फॉर टेम्परेरी डिसेबलमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डे ऑन विच ही वर्क्स और रिसीव रेम्यूनरेशन। ठीक है, यानी कि उसने अगर रेम्यूनरेशन रिसीव कर लिया है तो उस केस में वो इन बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। ओके, तो यहाँ हम कौन कौन से बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, अगर वो उसने रेम्यूनरेशन रिसीव कर लिया है तो उस केस में ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अवेल अबाउट सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट और डिसेबलमेंट बेनिफिट। ठीक है, तो ये बेनिफिट वो नहीं ले सकता है। उसके बाद जो सिक्स्थ प्रोविज़न है यहाँ पे, इसमें हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेंस ऑफ कंडीशंस बाय रेसिपिएंट ऑफ बेनिफिट्स। ऑब्जर्वेंस ऑफ कंडीशंस बाय of benefit, section 64. A person is receipt of sickness benefit or disablement benefit shall observe the following conditions। ठीक है, तो जो सिकनेस बेनिफिट और डिसेबलमेंट बेनिफिट की जो रिसिप्ट है उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ही शैल रिमेन अंडर द मेडिकल ट्रीटमेंट, किस किन कंडीशंस में, he shall remain under the medical treatment, he must not do anything which might retard to prejudice his chance of recovery, he shall not leave the area without permission of medical authorities, he shall allow himself to examine by any duly appointed medical officers or any other authorized persons। okay, तो ये सारे क्या हैं, ऑब्जर्वेंस कंडीशंस हैं जो हमें पूरी करनी होती हैं। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं अ पर्सन इज रिसीव टू सिकनेस बेनिफिट और डिसेबलमेंट बेनिफिट अदर देन बेनिफिट ग्रांटेड बाय परमानेंट डिसेबलमेंट शैल ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंडीशंस। तो कंडीशंस क्या है, ही शैल रिमेन अंडर द मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट में रहेगा जब तक उसको रखा जा रहा है। ओके, ही मस्ट नॉट डू एनीथिंग, कोई ऐसे काम नहीं करेगा। ही शैल नॉट लीव द एरिया, लिव नहीं करेगा विदाउट परमिशन ऑफ मेडिकल अथॉरिटीज। ही शैल अलाउ हिमसेल्फ टू एग्जामिन बाय एनी ड्यूली अपॉइंटेड मेडिकल ऑफिसर और ऑथराइज पर्सन। ओके, ठीक है। सिक्स नंबर, सेवन्थ नंबर पे जो प्रोविजंस है उसमें हम बात कर रहे हैं बेनिफिट नॉट टू बी कंबाइंड। Section 65. Okay, an insured person shall not be entitled to combine the same for the same period sickness benefit and maternity benefit, sickness benefit and disablement benefit for temporary disablement, मैटर्निटी बेनिफिट एंड डिसेबलमेंट बेनिफिट फॉर द टेम्पोररी डिसेबलमेंट। यानी कि आप सेम पीरियड पे इन सारी चीज़ों को एक साथ, इन जो बेनिफिट्स हैं इनको एक साथ अवेल नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रोविज़न है, ये रूल है बेनिफिट टू बी नॉट टू बी कंबाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एन इंश्योर्ड पर्सन शैल नॉट टू बी एंटाइटल्ड टू कंबाइन द सेम पीरियड। तो सिकनेस बेनिफिट और मैटर्निटी बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट और डिसेबलमेंट बेनिफिट फॉर द टेम्परेरी डिसेबलमेंट और मैटर्निटी बेनिफिट एंड डिसेबलमेंट बेनिफिट फॉर टेम्परेरी डिसेबलमेंट। वेयर अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू मोर देन वन बेनिफिट ही शैल चूज विच बेनिफिट ही शैल रिसीव। ठीक है, तो वो खुद सिलेक्ट करेगा कि उसे कौन सा बेनिफिट अवेल करना है। उसके बाद जो 8th नंबर पे जो प्रोविजंस है या रूल्स हैं, रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन। सेक्शन 68। ओके,
If any principal employer fail or neglect to pay any contribution, the corporation shall be entitled to recover the difference between the amount of contribution paid and payable for twice the amount of the contribution in arrear, whichever he is greater. The amount of arrear can be recovered as the arrear of land revenue. ओके तो यहाँ पे जो प्रोविजंस है वो किससे रिलेटेड है, रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी कि ईएसआई कंट्रीब्यूशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडर सेक्शन 68। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या, इफ एनी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर फेल और नेग्लेक्ट टू एनी पे एनी कंट्रीब्यूशन द कॉर्पोरेशन शैल बी एंटाइटल्ड। अगर कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है तो जो उसके लिए क्या है, कॉर्पोरेशन शैल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाया है तो उस केस में जो भी अमाउंट जो भी एरियर है वो आपको क्या करना पड़ेगा, एज अ ट्वाइस बना लगा के जमा करना पड़ेगा। तो ये एक प्रोविज़न है रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन का। उसके बाद 9th नंबर पे जो प्रोविज़न है इस पर हम बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयर टू पे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर फॉर एक्सेसिव सिकनेस बेनिफिट। Employer to pay extra expenditure for excessive sickness benefit, section 69। ठीक है। In case of increased incidence of sickness due to the insanitary working conditions in a factory or insanitary condition in a tenements occupied by the insured person, and such insanitary conditions are due to default or neglect the owner of the tenements, the corporation may claim extra expenditure incurred by the corporation or sickness benefits। Okay? उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविज़न है, ठीक है, तो ये बेनिफिट्स, ये प्रोविजंस हमारे यहाँ पे कवर हुए। ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड। थैंक यू वेरी मच।